क्या तीसरे विश्व युद्ध होंगे? अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में जो टकराव देखने को मिल रहा है, क्या इस टकराव के आधार पर हम कह सकते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा? क्या तृतीय विश्व युद्ध का जिम्मेवार रसिया होगा? क्या रसिया के सिर पे तृतीय विश्व युद्ध का ये जो कह सकते हैं स्टिग्मा यानी कलंक, क्या ये रसिया के सिर पर लगेंगे? इस सारी समस्याओं पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूक्रेन और रसिया के बीच में आखिर क्या विवाद है, और इस विवाद में नाटो का आना, या कह सकते अमेरिका, या कह सकते हैं ब्रिटेन, कनाडा, ये सारे को यूक्रेन के हेल्प करना कि हम रसिया पर अटैक करेंगे। यदि रसिया आप पे अटैक करता है, यूक्रेन पे यदि अटैक करता है, तो हम चारों तरफ से उस पर अटैक करेंगे, उसे परास्त करेंगे। तो क्या यह तृतीय विश्व युद्ध का एक उद्घोषणा की ओर जा रहा है? ये सारी चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि रसिया आखिर चाहता क्या है, या रसिया और यूक्रेन के बीच में मुख्य मुद्दा क्या है, और साथ ही साथ रसिया को आज हम नाटो के साथ भी जोड़ेंगे, अमेरिका के साथ भी जोड़ेंगे कि यह जो है सामरिक, आर्थिक या डिफेंसिव यदि हम डायलॉग को बात करें, तो ऐसा क्या एजेंडा है जिसके कारण ये तृतीय विश्व युद्ध की उद्घोषणा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं? क्या ये तृतीय विश्व युद्ध के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी? ये भी अपने आप में एक चुनौती बना हुआ है। तो मैं थोड़ा सा आपको इतिहास याद करा दूं कि जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि रसिया के जो प्रेसिडेंट है, रसिया का प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि अभी लगभग 1 लाख, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1 लाख सेना को इन्होंने यूक्रेन बॉर्डर पर भेज दिया है। मतलब हम कह सकते हैं मोटा मोटी कि कहीं न कहीं रसिया एक बहुत बड़ी एजेंडा के साथ यूक्रेन को घेरने की बात कर रही है, जिसके कारण नाटो की भी एंट्री है, अमेरिका का एंट्री है, ब्रिटेन भी उसमें। अभी आप देख सकते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए उन्होंने कल मिसाइल तक भी उन्होंने भेज दिया है। तो ये सारी चीज़ों पे बात किया जाए, लेकिन इससे पहले हम बात करें कि जुलाई 2019 है ना, तो जुलाई यदि देखा जाए 2019 में, तो एक हमने देखा था कि एक सबसे पहली बार एक बैठक हुई थी जो 12 जनवरी 2022 को हम इसका फाइनल डिसीजन क्यों रहा है। और इसमें क्या हुआ कि ब्रुसेल्स में नाटो रसिया जो काउंसिल था उसका आयोजन किया गया था। ये जो डिस्कशन चली थी, या कह सकते जो समिट हुआ था, इस समिट में यूक्रेन रसिया की जो सीमा पर लगभग 1 लाख सेना जो रसिया के द्वारा तैनात की गई थी, है ना, और इससे जो कह सकते हैं तनाव बन रही है, इसको मध्य या इसको देखते हुए इस तरह के आयोजन को किया गया था। क्योंकि हम कह सकते हैं कि नाटो के विस्तार और यूक्रेन सीमा पर रूस के सैनिकों की तैनाती, इसको कहीं न कहीं रेफरेंस को लेकर के अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रूस के मध्य में भी जिनेवा वार्ता कहीं न कहीं असफल हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि इसमें जो नाटो की एंट्री हुई है, नाटो की एंट्री क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं नाटो है क्या। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली नाटो जो है यह नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के 30 कंट्री का एक अलायंस है, यानी 30 देशों का एक गठबंधन है, जो 4 अप्रैल 1949 को इस पे सिग्नेचर किया गया। सिग्नेचर करने के बाद कह सकते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के जो लक्ष्य थे, यानी जो इसकी कह सकते एम थे, उसको पूरा करने के लिए इसको प्रतिबद्ध किया गया। और इस संधि के अनुसार यदि देखा जाए, जो नाटो का जो ट्रीटी हुई थी, इसमें नाटो की जो फंडामेंटल जो रोल्स होते हैं, खासतौर पे पॉलिटिकल और जो डिफेंसिव वेज को लेकर के होते हैं, इसमें अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को एक प्रोटेक्शन देता है। नाटो संगठन का जो मैनेजमेंट है वह है कि हम कैसे शांति यानी पीस को कैसे हम इस्टेब्लिश करें, तथा उस तरह के हम फैसिलिटी को कैसे इस्टेब्लिश करें जिससे कि इसकी भूमिका बना रहे। इज इट ओके? अब बात होती है कि जो यूक्रेन की जो मेन क्राइसिस है अभी देखने को मिल रहा है, यूक्रेन क्या है। तो एक्चुअली यूक्रेन जो है यूरोपीय संघ और देखा जाए तो रसिया दोनों के साथ ये सीमा साझा करती है। दोनों के साथ इसका जो है जियोग्राफिकल बाउंड्री जो है, इसका जियोग्राफिकल बाउंड्री दोनों देशों के साथ लगता है। क्योंकि हम कह सकते हैं कि पहले यदि देखा जाए तो सोवियत संघ का ही भाग ये था यूक्रेन जो था भारत, क्योंकि 1991 में आपने देखा, 1991 में अंततः हमने देखा कि रसिया जो था, यूएसएसआर जो था, वो ब्रेक डाउन होता है और 15 स्वतंत्र कंट्री बनते हैं। ओके, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं इससे गहरा जो सोशल और जो कल्चरल जो संबंध है, कहीं ना कहीं रसिया को इससे जुड़ा हुआ है। और यहाँ तक हम कह सकते हैं कि यूक्रेन में मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं रसियन लैंग्वेज को भी बोलते हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं रसिया जो है इससे जुड़ा हुआ है।
दूसरी बात करें तो रूस द्वारा लंबे समय से यूरोपियन संघ और यूक्रेन के संबंध का जो विरोध भी किया जा चुका है। तो अब रूस जो है यह मांग कर रहा है कि यूक्रेन कभी भी नाटो का भाग न बने। मतलब नाटो का भाग और नाटो की जो सेना है और अमेरिका का कह सकते हैं जो इनडायरेक्टली वहाँ पर जो इंटरफेरेंस है, उस इंटरफेरेंस को रोकने के लिए कहीं ना कहीं रसिया जो है यूक्रेन पर दबाव बना रहा है। क्योंकि हम कह सकते हैं कि यूक्रेन की जो जनता है, जनता के द्वारा हम कह सकते हैं कि अपने जो उनकी रूसी समर्थक राष्ट्रपति को उन्होंने प्रच्युत करने के बाद, मतलब प्रच्युत का मतलब हटाने के बाद, ठीक है, उन्होंने यूक्रेन के रूस में रूस ने क्या किया कि यूक्रेन में प्रवेश कर गया था और क्रीमिया जो आइलैंड था उस पे रूस का अपना एक राइट्स हो गया या अधिकार भी हो गया। और रूस जो समर्थी जो कह सकते हैं सेपेरिस्ट है, जिसको आप अलगाववादी बोलते हैं, उन्होंने यूक्रेन के जो पूर्वी क्षेत्र था उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है। और इस क्षेत्र को डोनबास के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो जो क्षेत्र खासतौर पर अलगाववादियों समर्थित, जो रसिया के समर्थित अलगाववादी थे सेपेरिस्ट, उनके द्वारा जो क्षेत्र पूर्वी क्षेत्रों को कह सकते हैं ऑक्यूपाइड किया गया, उस ऑक्यूपाइड जगह को क्या नाम दिया गया है, तो उसका नाम दिया गया है डोनबास। ओके, अब आप इस क्षेत्र को देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हम रसिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैं कलर को चेंज कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं ये हमारा रसिया वाला पार्ट हो गई, ठीक है। और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि रसिया का बॉर्डर देख सकते हैं, यहाँ पर यूक्रेन है, यहाँ पर बेलारूस है ना, यहाँ पर एस्टोनिया है, यहाँ पर लातविया है और यहाँ पर लिथुआनिया है। इज इट ओके? यहाँ पर आप देख सकते हैं लिथुआनिया। अब आप सब सोच सकते हैं कि ये सारे, चाहे बुल्गारिया की बात करें, रोमानिया की बात करें, पोलैंड की बात करें, फिनलैंड की बात करें, ये सारे जो देश हैं कहीं ना कहीं अब जो है रसिया पे अटैक करने को तैयार है, खासतौर पे यूक्रेन की तरफ से। अभी आपको मैं थोड़ा डेटा दिखा दूं, जैसा कि देख सकते हैं ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, यूएस होगा, ये सारे जो है कहीं ना कहीं नाटो सेना के साथ हैं और रसिया का एगेंस्ट खड़े हो चुके हैं। अभी वर्तमान में यदि आप डेटा देखते हैं तो रसिया के पास सोल्जर जो है 3.3 मिलियन है, यानी डिफेंसिव की बात करें, आर्मी की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग है। साथ ही साथ जो वारशिप की बात करें तो इसके बाद 352 है, टैंक्स की बात करें तो 20,200 है, एयरक्राफ्ट की बात करें तो 3,700 यानी 3700 है, और नुकीज की बात करें तो 7,300 है। ओके, अब रसिया मिलिट्री बिल्ड अप यदि देखा जाए, दोनों को बॉर्डर की बात में देखा जाए तो आर्टिलरी आप देख सकते हैं, वेस्टर्न प्रोविंसेस देख सकते हैं, ईस्टर्न है, और सेपेरिस्ट जो है वो सारे की चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो कलरफुल में आप देख सकते हैं, यहाँ जो किल्सले है, यहाँ पर बोएनवोनो देख सकते हैं, बुल्गारिया देख सकते हैं, तो क्रीमिया देख सकते हैं, है ना। तो ये सारे क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं आर्टिलरी इक्विप पर्सनल मोमेंट से कह सकते हैं लैस है। मतलब हम कह सकते हैं कि रसिया का जो सेना है चारों तरफ से लगभग कह सकते हैं कि यूक्रेन को घेर चुका है। इज इट ओके? अब हम बात करेंगे प्रेजेंट जो सिनेरियो है प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, क्या सिचुएशन बना हुआ है यूक्रेन बॉर्डर पर। तो रूस पर यूक्रेन की जो पूर्वी सीमा है, यानी हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न जो बॉर्डर है, वहाँ पर लगभग रसिया का सेना 1 लाख सेना वहाँ पर कह सकते हैं एलोकेट, या कह सकते हैं 1 लाख सेनाओं को वहाँ पर एकत्रित कर दिया गया है। 2014 में क्रीमिया पर भी रूस का अधिकार हुआ था, ठीक है। और 2014 में जब उन्होंने क्रीमिया पर अधिकार कर लिया, तो अधिकार करने के बाद हम कह सकते हैं कि यूक्रेन को 2 अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे एक मास्को का समर्थक जो अलगाववादी थे वो लड़ रहा है, और दूसरा विश्व युद्ध उपरांत पहली बार ऐसा हुआ कि किसी यूरोपीय देश द्वारा किसी अन्य देश के क्षेत्रों को उन्होंने ऑक्यूपाइड किया, या कह सकते हैं उस पर अधिकार जमाया हुआ है। लेकिन 2014 में यदि आप देखते हैं तो रूस ने इस क्षेत्र पर अपना कब्जा तक कर लिया, और वह अब रूसी जो वहाँ के कह सकते हैं समर्थक हैं या सेपरेटिस्ट हैं उसके अधीन, और यह संघर्ष अभी तक जारी है। क्योंकि हम कह सकते हैं कि नाटो का जो एक्सपेंशन 1997 से हुआ, मतलब हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं कि नाटो का जो एक्सपेंशन हुआ इसको आप 2 भाग में देख सकते हैं। सबसे पहला 1997 से आप पहले देखिएगा और फिर 1997 के बाद से देखिएगा, यानी 2 बार में हम 2 पीरियड में देखेंगे नाटो का कैसे कैसे स्प्रेडनेस हुआ है, कैसे कैसे इसकी फैलाव हुई है। तो आप बुल्लू वाले जो क्षेत्र देख रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे वो है देश जो नाटो के 1997 से पहले जुड़े हुए हैं, और जो येलो वाला पार्ट जो दिख रहा है ये सारे 1997 के बाद इसमें नाटो के साथ ये सब जुड़े हुए हैं। और आप इसमें देख सकते हैं जितने भी कंट्रीज़ हैं, जैसे यहाँ का जो क्षेत्र वाला आप देख सकते हैं, बाद में 1997 के बाद जुड़ने वाले कंट्री हुए इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, कह सकते हैं ग्रेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगामा, हंगरी और रोमानिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो,
अरेबेनिया, नॉर्थ मैकेडोनिया और बुल्गारिया। तो ये सारे जो कंट्री हैं, ये सारे 1997 के बाद 1997 के बाद जो है ये सब नाटो का सदस्य बने, या कह सकते हैं नाटो का मेंबर बने। इज इट ओके? अब आपको ये भी बता दूं कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन मुख्य रूप से 7 कंट्री से घिरा हुआ है, यानी 7 कंट्री से कवर्ड है। कौन कौन है? तो आप देख सकते हैं यूक्रेन, इधर रसिया है, इधर बेलारूस है, इधर पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा। तो ये सारे 7 ऐसे कंट्री हैं जिसके द्वारा आप कह सकते हैं कि यूक्रेन जो है घिरा हुआ है। अब बात होती है कि अमेरिका भी अपनी तैयारी कर चुका है रसिया से लड़ने के लिए। मतलब हम कह सकते हैं मोटा मोटी कि कहीं न कहीं रसिया को रोकने के लिए अमेरिका का एक बहुत बड़ा चाल देखने को मिल रहा है। तो इसमें देखा जाए तो रसिया का जो अमेरिका की तरफ से कहा गया है, क्योंकि 2-3 दिन पहले फ्लैग मार्च की बात आ रही थी कि रशियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं व्लादिमीर पुतिन है ना, वो कहीं न कहीं दिखावे के लिए, शो ऑफ करने के लिए उन्होंने फ्लैग मार्च करेंगे, और उसी के कह सकते हैं डायरेक्टली परिप्रेक्ष्य में वह कहीं न कहीं यूक्रेन पर अटैक कर देंगे। और जिसको लेकर के हमने देखा कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे और ख़ासतौर पर रक्षा मंत्री जो थी, उन्होंने यूक्रेन का यात्रा की है, और जाकर के उन्होंने जो भी सेनाएं थी यूक्रेन का या अमेरिका की तरफ से जो साजो सम्मान जो दिया जा रहा है मदद के रूप में, है ना, उसको उन्होंने तहकीकात किया। मतलब हम कह सकते हैं जांच पड़ताल किया, और उन्होंने कहा कि हमें 24 आवर्स हमें अलर्ट रहना होगा, रसिया कभी भी यूक्रेन पर अटैक कर सकता है ना। लेकिन इसमें कुछ चुनौती भी होगा। जो भी यूक्रेन को हेल्प करने के लिए जो कंट्री तैयार है, क्या सारे लोगों में कोलाबोरेटिव एक क्या रिलेशन होंगे, एक कॉर्डियल रिलेशन होंगे कि, तो ये भी अपने आप में एक चुनौती होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो रूस की हरकतों पर अमेरिका और नाटो बहुत पैनी नज़र रखा हुआ है देखा जाए तो, और जवाबी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल हम यदि कह सकते हैं तो अमेरिका के सहयोगी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। ठीक है, अमेरिका के जितने भी सहयोगी वो सारे के सारे कहीं ना कहीं यूक्रेन को हेल्प कर रहे हैं। उसमें ब्रिटेन जो है, तो ब्रिटेन ने यूक्रेन की मदद के लिए आप देख सकते हैं कि उन्होंने भी फैसला ले चुका है। और इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो भी उसके पास चीज़ें थी, जैसे ब्रिटेन ने रूसी टैंकों को मुकाबले करने के लिए उन्होंने एंटी टैंक वेपन्स यूक्रेन को भेज दिया है ना, और ट्रेन से भेजा है। मे भी आपको ये भी पता होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कनाडा भी अपने सैनिकों को एक स्पेशल रेजिमेंट, जिसको क्यू बोलते हैं, उन्होंने भी खासतौर पे यूक्रेन में भेज दिया है रसिया के अगेंस्ट में। उधर बेलारूस के जो शासक हैं एलेक्जेंडर लुकाशेंको, उन्होंने कहा है कि उनकी सेना रूस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर रही है। ओके, तो इससे क्या होगा कि यूक्रेन के जो अफसरों का जो कहना है कि रूस की सेना जो है बेलारूस से यूक्रेन पर अटैक कर सकती है, इसके लिए यूक्रेन की सेना को भी तैयारी कर लेना चाहिए। अब देख सकते हैं कि अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमने देखा कि यूक्रेन पर रूस और अमेरिका में कैसे कैसे दोनों के बीच में विवाद हो रही है। यहाँ तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन जी हैं, इन्होंने कहा कि रूस ने यदि यूक्रेन पर हमला किया तो उस पर हम इकोनॉमिक बैनिंग करेंगे, यानी हम आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे। तो युद्ध की स्थिति में अमेरिका जो है यूक्रेन को अतिरिक्त रक्षा सामग्री भी देने को तैयार है। वहीं यदि व्लादिमीर पुतिन की बात करें, यदि हम रशियन प्राइम मिनिस्टर की बात करें, तो इन्होंने कहा कि हमारी सेना अपने क्षेत्र में है और यूक्रेन को धमकी नहीं दी गई है। ओके, मतलब हम कह सकते हैं बचाव की बात कहीं ना कहीं हो रही है। तो यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकने की गारंटी दे अमेरिका, ये बात बोला जा रहा है खासतौर पे व्लादिमीर पुतिन के द्वारा, कि यदि अमेरिका यह हमें आश्वस्त करता है कि वो नाटो का किसी भी प्रकार का वहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं होगा, या कह सकते अमेरिका अपनी कोई इंटरफेरेंस जो है यूक्रेन में नहीं करेगा, तो विवाद तुरंत समाप्त हो सकती है। ये समस्या सबसे बड़ी है। अब होता है कि रूस की जो तैनाती किया जा रहा है, ये रूस की तैनाती का क्या क्या है, इस सारे चीज़ों पे भी आज हम बात करने वाले हैं। ओके, तो अब देख सकते हैं कि अमेरिका के जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनके अनुसार कहा जा रहा है कि रूस ने लगभग 60 बिलियन यानी 60 बिलियन यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात किए हैं। वहीं कुल मिलाकर रूसी सैनिक की संख्या लगभग 77,000 से 1 लाख वहाँ पर बताई जा रही है। चूँकि हम कह सकते हैं कि 1 महीना पहले जो पेंटागन ने यह संख्या 1,75,000 बताई थी, तो अमेरिकी इंटेलिजेंस को ऐसा लगता है कि रूसी सेना इस बात का इंतजार कर रही है कि बॉर्डर एरिया में बर्फ पूरी तरह जम जाए, और इससे सैनिक और आर्टिलरी जो होंगे उनको मूव करने में आसानी होगी। तो हो सकता है ये भी, तो आप देख सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं आर्टिलरी कर सकते हैं या डिफेंसिव जितने भी सामग्री कर सकते हैं, युद्ध सामग्री, ये सारे रसिया के द्वारा जो है यूक्रेन के बॉर्डर तक पहुंचाई जा रही है। इज इट ओके? तो आप ये फिगर से भी देख सकते हैं।
तो सबसे पहले जानना है अब हमें कि क्रीमिया के यूक्रेन में मिलने की कहानी क्या है। इसको आप जान जाएंगे तो उसके बाद पूरी कहानी आपको समझ में आती है। तो 1950 की बात है, 1950 के दशक तक जो है क्रीमिया जो था वो सोवियत रसिया का ही पार्ट था, क्योंकि हमने अभी जस्ट बताया कि 1991 में 1991 में जो यूएसएसआर जो था यह ब्रेकडाउन होता है। इज इट ओके? तो 1950 के दशक तक क्रीमिया जो था वह सोवियत यानी यूएसएसआर का पार्ट था। इज इट ओके? तो 1954 में क्या हुआ कि रूसी जो साम्राज्य थे, जो एम्पायर थे, उनमें मिलने के लिए 300वीं वहाँ पर सालगिरह का मौका कह सकते हैं, मौका पर यूक्रेन को क्रीमिया गिफ्ट कर दिया गया कि चलो भाई ये हम आपको गिफ्ट कर रहा हूँ। और यूक्रेन को यह गिफ्ट देने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह था कि रूस के खिलाफ वहाँ उठ रहा जो आवाज़ था, ठीक है, जो कह सकते हैं पब्लिक जो फीडबैक आ रही थी, उसको कहीं न कहीं कह सकते हैं सप्रेस करना था, यानी दबाने की बात हो रही थी। दरअसल क्या हुआ कि साल 1932 टू 33 में, यानी 1932-33 में यूक्रेन में सोवियत रसिया के सबसे बड़े जो नेता थे स्टालिन, उनकी गलत नीति कह सकते हैं, उनकी गलत नीति की वजह से कह सकते हैं कि वहाँ पर अकाल आ जाता है। ओके, और मतलब फैलिन हो जाती है और इसमें लाखों लोग मारे जाते हैं। और इसके बाद जो होता है रसिया के प्रति वहाँ के लोगों में जो हुआ नाराज़गी कहीं ना कहीं पैदा हो जाती है। और इसको कम करने के लिए यह फैसला कहीं ना कहीं निकिता खुर्चियोव ने भी लिया था और कह सकते हैं उन्होंने 1954 में इसको कहीं ना कहीं गिफ्ट कर दिया था। अब सोवियत संघ ने यूक्रेन को गिफ्ट में दिया था क्रीमिया। अब बात होती भैया क्यों दिया, तो देख सकते हैं ये दिया 1954 में, यानी उस समय वहाँ के जो साम्राज्य थे, राजा थे निकिता खुश्चेव, उन्होंने 1954 में इसकी घोषणा की और यूक्रेन और रसिया की दोस्ती को तौर पर इसको देखा भी गया। और यही हम कह सकते हैं कि क्रीमिया और रूस यूक्रेन के झगड़े की भी वजह बन गई और अकाल के बाद यूक्रेन को मिला एक गिफ्ट। और रूस के खिलाफ विरोध को दबाने के लिए ऐसा एक चाल खेला गया, हम कह सकते हैं यह एक बहुत बड़ी चाल थी, ठीक है। और यह चाल आज कहीं ना कहीं तृतीय विश्व युद्ध का उद्घोषणा कर रहा है। जब यूक्रेन को दिया गया यह गिफ्ट तो उसी समय से कहीं न कहीं डिस्प्यूट या कह सकते कंट्रोवर्सी होना शुरू होता है। तो बात होती है 1954 को, 1954 में क्रीमिया को यूक्रेन से मिलाए जाने के बाद उस समय कह सकते हैं इराक ज़्यादा असर तो नहीं, इराक पर तो ज़्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन या इसका आप कह सकते हैं इसका तो असर ज़्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि यूक्रेन जो था सोवियत रसिया का हिस्सा था। लेकिन 1991 में जब यूएसएसआर का जब डिमोलिश होता है या कह सकते हैं ब्रेकडाउन होता है, तो उसके बाद यूक्रेन जो था क्रीमिया के साथ आज़ादी की उन्होंने घोषणा कर दिया कि अब हम स्वतंत्र रहेंगे। ओके, तो रूस के पास अभी इतनी ताकत नहीं थी कि वह यूक्रेन के इस फैसले का विरोध करे। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ कि यूक्रेन जो था यूरोपियन जो कंट्रीज़ थे उनके करीब आ गया और वहाँ बहुत सारे उन्होंने इंडस्ट्री को लगाना शुरू कर दिए। रूस से यूक्रेन की भी दूरी जो थी वो बढ़ते गई और व्लादिमीर पुतिन के सत्ता में आते ही एक बार फिर रसिया का जो एजेंडा था वह यूक्रेन तक आ पहुँचता है। अब होता है नाटो रसिया रिलेशन जो डेवलपमेंट हुआ, ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, नाटो रसिया रिलेशंस कैसे डेवलप हुआ। तो नाटो रूस शांत जो संबंध थी, ये जो वहाँ पर शीत युद्ध चल रहे थे यानी कोल्ड वार जो चल रहे थे, इसकी समाप्ति के बाद शुरू होता है। चूँकि कह सकते हैं कि कोल्ड वार समाप्ति के बाद रसिया और नाटो है ना, ये दोनों के बीच में 1991 में जब वहाँ पर एक कह सकते हैं कोलाबोरेटिव जो काउंसिल का गठन होती है, तो उस समय एक पार्टनरशिप फॉर पीस 1994 में भी इसको शामिल किया गया और इसी के साथ नाटो और रसिया के बीच में कहीं ना कहीं संबंध स्थापित हो जाता है। दोनों पक्षों ने क्या किया कि 1997 में एक दूसरे को कह सकते हैं साझेदारी व साझा करने के लिए, चाहे वो किसी भी स्थिति की बात हो, स्टेट की बात हो, या हम डिफेंसिव की बात, प्रोटेक्शन की बात करते हैं, या अनडिवाइडेड जो आइलैंड थे उसके निर्माण के लिए एक दूसरे से सहयोग करने की एक जो कोलाबोरेटिव जो रिलेशंस होता है उसको इन्होंने स्थापित करने की कोशिश किया। और 2014 की बात करते हैं कि 2014 में रूस द्वारा यूक्रेन पर सैन्य जो हस्तक्षेप या कह सकते हैं डिफेंसिव इंटरफेरेंस जो था उसके उपरांत निलंबन भी कर दिया गया। और रूस के इस कदम की मित्र राष्ट्र जो थे उन्होंने कड़े शब्दों में इसका क्रिटिसाइज़ किए और कह सकते हैं कि सहयोग निलंबित हो जाने के बाद, मतलब जो असिस्टेंस उनको मिल रही थी, जो हेल्प मिल रही थी, फाइनेंशियल कह सकते हैं, पॉलिटिकल जो हेल्प हो रहा था वो मिल रहे थे, उसके बाद विभिन्न जो राजनीतिक चैनल थे उनके द्वारा बहुत सारी संपर्क भी बनाई गई और बहुत सारी इससे बात विचार भी शुरू हो जाती है। अब वहीं पर एक आप देख सकते हैं कि जो यूरेशिया जो था, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो था, प्रतिबंध की बात कर देता है। तो ये रूस की एक लीडरशिप में बनाया गया एक संगठन था, ठीक है,
जो यूरेशियन कहलाता है। तो इसे नाटो का काउंटर करने के लिए खासतौर पे 2014 में इसको गठन किया गया था। इज इट ओके? और यह भी कह सकते हैं रसिया का एक बहुत बड़ा गेम था, और यह भी गेम था कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कह सकते हैं यूक्रेन, ठीक है, और आसपास के जो कंट्रीज थे उसमें जिस तरह से नाटो तथा अमेरिका का जो पहुंच बन रही थी उसको रोकने के लिए खासतौर 2014 में यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का गठन किया गया था। आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रसिया इसके मुख्य रूप से सदस्य होते हैं। ओके, तो नाटो की तरह ही ईईयू को भी सफलता नहीं मिल पाई है। अब बात करते हैं कि कहीं न कहीं नाटो, हम कह सकते हैं एक डिमांड होता है रसिया की तरफ से नाटो को, है ना। अब वो डिमांड क्या होता है, तो जैसा कि कह सकते हैं कि रूस ने नाटो देशों पर यूक्रेन को जो शस्त्र मतलब कह सकते हैं कि जो आर्टिलरी होता है, जो डिफेंसिव होते हैं ना, कह सकते हैं युद्ध करने वाले जो भी वस्तुएं होते हैं, ऑब्जेक्ट्स, उसकी आपूर्ति करना और अमेरिका पर इस क्षेत्र में तनाव उत्पन्न करने का कहीं न कहीं आरोप लगाते आया है, ये रसिया कहता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो रूस जो है कंटिन्यूअसली कह सकते हैं यूक्रेन के विद्रोहियों के अधिकार वाले क्षेत्र में वो कहीं न कहीं अपना प्रभाव भी बढ़ा रहा है, और इस क्षेत्र के लगभग आप कह सकते हैं 5 लाख लोगों को रूसी पासपोर्ट भी वहाँ पर प्रोवाइड किया जा चुका है। तो इस स्थिति में यदि रूस द्वारा की गई मांग नहीं मानी गई तो कहीं न कहीं कार्रवाई तो कर ही सकता है। तो इस कार्रवाई को रूस अपने नागरिकों जिन्हें उन्होंने पासपोर्ट दिया है ना, कि रक्षा करने के लिए उन्होंने उनके द्वारा एक कह सकते हैं कदम भी उठाई गई है, या कहीं न कहीं कह सकते हैं जस्टिसेबल कदम को भी आप कह सकते हैं कि ये ठहराया जा सकता है। तो रूस की मुख्य जो मांग है वह है कि नाटो के जो विस्तारवादी नीति है ना, उस मतलब कह सकते हैं जो वो पूर्वी क्षेत्र तक जो विस्तार करे जिसमें यूक्रेन और जॉर्जिया दोनों आ जाते हैं, वहाँ पर उसकी रोक लगनी चाहिए। ये जो है रसिया का कहना है कि किसी भी तरह से हम जो है नाटो को हमें इस पे प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। इज इट ओके? तो रूस यह भी चाहता है कि नाटो पूर्वी यूरोप में कोई सैन्य गतिविधि ना करे, अर्थात हम कह सकते हैं कि नाटो पोलैंड और एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के जो ये सारे जो बाल्टिक कंट्रीज है ना, इस पे अपने सेना वो हटा ले, और पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों में जो भी वहाँ पर मिसाइल जो तैनात किए गए हैं उसको भी वो वहाँ से रिमूव कर दे, या कह सकते इरेडिकेट कर दे। तो फाइनली हम ब्रीफ में कह सकते हैं कि रूस की जो मांग है यह है कि नाटो खुद को 1997 के पूर्व की स्थिति तक सीमित रहे। तो रूस काला सागर में जो ब्लैक सी है, तो रूस ब्लैक सी में जो खासतौर पे वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है उसके द्वारा किए गए सैन्य अभ्यास से भी वो कहीं ना कहीं वरीनेस है, या कह सकते हैं चिंतित रहता है। रूस ने अमेरिका के साथ एक ट्रीटी भी किया है, उस ट्रीटी पर उसका प्रस्ताव था, और इस संधि में दोनों देशों को अपने जो नेशनल जो रीजन्स हैं, क्षेत्र हैं, उसके बाहर परमाणु शस्त्रों की तैनाती को कहीं न कहीं वो प्रोहिबिट किए हैं, यानी कह सकते हैं प्रतिबंधित किए हैं। तो अब बात होती है कि नाटो का ओपोज रसिया जो है और ईस्टर्न यूरोप आखिर क्यों करते हैं, ये भी अपने आप में क्वेश्चन होता है। तो रूस जो है पूर्वी यूरोप में नाटो के एक विस्तार का विरोध क्यों करता है, सबसे पहले प्रश्न ये होता है कि रूस जो है कि पूर्वी यूरोप में नाटो का विस्तार करने का विरोध करता क्यों है। तो नाटो के प्रति रूस का एक कट्टर विरोध का मुख्य कारण यह होता है कि रूस को अपने आप को लगता है कि हम असुरक्षित हो जाएंगे, ओके। और जो कह सकते हैं सोवियत संघ जो है इसके ब्रेकडाउन हो जाने के बाद अपेक्षाकृत कह सकते हैं कमज़ोर कहीं ना कहीं रसिया तो हो ही चुका है, और खास रशियन जो यूनियन है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो चुका है। इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर फिर कोल्ड वार होती है, उसके उपरांत भी कह सकते हैं जो पूर्वी यूरोप है उसमें नाटो का विस्तार क्वाम सहमति के उल्लंघन के रूप में भी इसको देखते आया जा रहा है। 2008 में जब जॉर्जिया जो था नाटो पर सम्मिलित होने पर विचार कर रहा था, तब रसिया ने सैन्य कार्यवाही की थी, और वहीं 2014 में जो था रसिया के जो समर्थक थे उन्होंने शासन का विरोध करना शुरू कर दिया, और रूस ने यूक्रेन में प्रवेश कर क्रीमिया जो आइलैंड थी उस पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था, ओके। तो इस आधार पे हम देख सकते हैं, इसके अलावा भी हम कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे, वो सारे क्वेश्चंस का भी हम आपको जवाब दे ही देता हूँ, ठीक है। तो अब बात होती है कि यूक्रेन संकट का कारण क्या है। सबसे पहले यूक्रेन संकट का कारण क्या है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे।
तो चूंकि देखा जाए तो यूक्रेन की सीमा रूस के साथ साथ यूरोपियन यूनियन देशों के साथ में मिलती है। और पूर्व यदि देखा जाए तो पूर्व जो या कह सकते हैं यूएसएसआर जो थी होने के बावजूद से या उस समय इसकी मौजूदगी से ही हम कह सकते हैं यहाँ रसियन जो संस्कृति है वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं और रूसी भाषा का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलित होती है। तो रूस को इस बात पर आपत्ति है कि यूक्रेन जो है यूरोपियन संस्थाओं की ओर झुक रहा है और वह यह भी चाहता है कि उसे नाटो में नहीं शामिल किया जाए। लेकिन रूस की इन बातों को हम कह सकते हैं जो पश्चिमी गठबंधन है यानी वेस्टर्न जो अलायंस है उन्होंने इसको खारिज कर दिया है। तो जिसमें अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के देश और नाटो के सहयोगी शामिल हो जाते हैं। अगर थोड़ा पीछे जाएँ तो 2014 में यूक्रेन के राष्ट्रपति जिस तरह से वहाँ पर अपदस्थ किए गए, कह सकते हैं राष्ट्रपति के पद से उनको हटा दिया गया, जो मॉस्को को नागवार गुजरा था। तो इसके बाद उसने यूरोप के दक्षिण प्रायद्वीप जो क्रीमिया पर उन्होंने हमला कर दिया और इसने क्या किया कि यूक्रेन के जो सेपरेटिस्ट थे उनके साथ आ गए और इसके बाद उन्होंने जो पूर्वी इलाका पर उन्होंने कब्जा किया और यहाँ करीब 8 साल तक इसकी लड़ाई चली जिसमें लगभग 14,000 लोग मारे जा चुके हैं। ओके, तो इस आधार पे हम कहें और अब प्रश्न होता है कि आखिर चाहता क्या है रसिया। ये फाइनल हमारी होगी कि आखिर रसिया चाहता क्या है, ऐसा क्या किया जाए जिससे कि ये दोनों के बीच का विवाद जो है विवाद समाप्त हो जाए। ठीक है, रसिया का इच्छा क्या है। तो देखा जाए तो रूस ने अपने पड़ोसी पर हमला करने से तो बार बार इनकार करते आ रहा है। अभी भी व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि नहीं, मेरा किसी भी प्रकार का हमला करने का इच्छा नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं कि वह इस बात की गारंटी चाहता है, रसिया इस बात की गारंटी चाहता है कि जो खासतौर पे वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं और नाटो का जो विस्तार यूक्रेन और या किसी भी पूर्व सोवियत संघ या सोवियत देश या कह सकते हैं उस स्थान में नहीं करेंगे जहां रसिया का सेना और जहां पर रसिया का हथियार है, वहां पर वह नाटो तथा वेस्टर्न कंट्री का किसी भी चीज़ों का वहाँ पर वो इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। तो इसने साफ शब्दों में ये बातों को कह दिया। साथ ही साथ कह सकते हैं कि इसने जो पश्चिमी देशों से जो आक्रामक रवैया जो हो रही है उसको भी उन्होंने कहा कि अपनाना ये अच्छा नहीं होगी, नहीं तो इसका परिणाम गलत होंगे। और पूर्वी यूरोप में सैन्य गतिविधियां भी बंद करने के लिए खासतौर पर रसिया ने कड़े शब्दों में इसका निंदा किया है और कह भी चुका है। तो इसका मतलब पूरी हम ये कह सकते हैं कि नाटो की जो देश जैसे पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में से वो उसको अपना जो लड़ाकू है उसको कहीं ना कहीं लड़ाकू दस्ता उसको हटा लेना चाहिए। लेकिन अमेरिका और उसके नाटो जो सहयोगी रसिया की इस मांग को ठुकरा जो चुके हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में विवाद बना हुआ है। ठीक है, तो रूस नाटो देशों पर यूक्रेन में हथियार भरने और अमेरिका पर तनाव बढ़ाने का भी आरोप लगाते आ रहा है। तो पिछले महीने आपने देखा होगा कि अपने सेना के अधिकारियों से पुतिन ने यह भी कहा था कि रूस के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। क्या वे सोचते हैं कि हम बेपरवाही से ये सब देखते रह जाएंगे? इस जो स्टेटमेंट था, यह स्टेटमेंट मुख्य रूप से रसिया का प्राइम मिनिस्टर यानी व्लादिमीर पुतिन साहब जी का था। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो मेन मुद्दा है कि जो रसिया के क्षेत्र या जहाँ तक रसिया का जो सेना है या जहाँ तक रसिया का जो अपना आर्टरी या कह सकते हैं युद्धक चीज़ों का इसका इस्तेमाल, हथियारों का इस्तेमाल किया रहा, वहाँ पर कहीं ना कहीं नाटो तथा अमेरिकी सेना या कह सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ का वहाँ पर जो अप्रोच हो रही है, पहुँच हो रही है, उसका यदि अप्रोच उनका रोक दिया जाए तो हमें लगता है कि यह दोनों के बीच में, यूक्रेन और रसिया के बीच में जो विवाद चल रही है, यह बहुत ठंडे बस्ते में तुरंत चले जाएगी और इसके साथ ही ये जो तृतीय विश्व युद्ध की जो घंटी बजी हुई है, यह घंटी भी अपने आप बंद हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये डिप्लोमेटिक वे से, जिस तरह से अभी अमेरिका ने कहा कि हम डिप्लोमेटिक बात अभी रसिया से करेंगे, कोशिश होगी कि युद्ध ना हो, तो मुझे भी लगता है कि इसमें सफलता मिलेगी और युद्ध ठन जाएगी। तो फिर हम लोग इसी की तरह कुछ नए एपिसोड के साथ, कुछ नए कोई टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, खूब एंजॉय कीजिए, लाइक शेयर कमेंट खूब कीजिए।